कहीं जगह मिल जाए पॉइजन पी के सो जाओ। मैं पढ़ी लिखी हूं और मेरे साथ रेप कैसे हुआ? रेप हो गया, चलो छोड़ दो, मैं रेप के साथ भी ऊपर आ गई, लड़ने लगी, तो ये क्या नया चीज मेरे सामने लाके रख दिया भगवान? मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सारे पहाड़ मुझ पे क्यों? क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी कि ना मैं नर रही ना नारी रही, बट मैं क्यों जी रही हूं और क्यों मर रही हूं इस सब समाज के बीच में ताने सुन के कि मैं एक HIV पॉजिटिव हूं और ऊपर से मैं एक हिजड़ा हूं। कहते हैं कि जो ईश्वर का बंदा होता है, ना तो वो अतीत के दुख में खोया रहता है और ना ही उसे भविष्य की चिंता होती है। वो तो बस झूम के आज में जी रहा होता है। एक ऐसे ही बुद्धिमान और एक ऐसे ही पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं, अमृता सोनी जी, जो कि इंडिया में को रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे। द HIV ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, द मेंबर ऑफ लोक अदालत इन रांची, और बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो चलिए आज उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन है अमृता सोनी जी। हेलो मैम, वेलकम। नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है आपको वेलकम करके, क्योंकि आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहला गेस्ट जो है हमारा वो नन अदर देन अमृता सोनी मैम है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कॉलेज का कि जो आज से 1 साल पहले जो प्यार शुरुआत हुई है, उस प्यार के बंधन को बहुत मजबूती से बांध के, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ कि पहले पॉडकास्ट वो भी 89.6 के FM पे, और वो भी मेरा हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड पहले तो मैं आपकी फ़ैन हुई हूँ तन्वी मैम, और प्लस मैम की तो कॉलेज की तो हुई हूँ, क्योंकि कॉलेज के FM पे भी कभी कभी मैं ऑनलाइन आ जाती थी तो गाने सुनने मिलते थे, हाय हेलो होता था, पूरा गोंडा हाय हेलो करता था। तो इट्स रियली गुड और अच्छा है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर पॉडकास्ट ऑफ द कम्युनिटीज़। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो सबसे पहले अमृता जी ये बताइए, क्योंकि मैंने शुरुआत ही वर्तमान से की थी, तो वर्तमान में अमृता सोनी कौन है और क्या क्या कर रही हैं? अमृता सोनी कौन है, वर्तमान में क्या क्या कर रही है? अमृता सोनी एक किन्नर है, और एक किन्नर शब्द तो बाद में कह सकते हैं। हम किन्नर एक टाइपोलॉजी हमने बनाई है जो समाज ने, उस टाइपोलॉजी में हम फिट होते, बट एक ह्यूमन बीइंग हूँ। और करंट में प्रेजेंट वर्तमान में मैं अपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हूँ जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन, जो आधा है उसको पूरा करना है, क्योंकि हम आधे हैं, उस चीज़ को पूरा करना है। जब पूरा होगा तभी तो हम संपूर्ण हो पाएंगे। इसलिए अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर्स के लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, उनके सोशल एंटाइटलमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, और बहुत सारे कम्युनिटी को हेल्थ इश्यूज़ भी होती हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट्स को लेके, हार्मोन रिप्लेसमेंट्स को लेके, साइकोलॉजिकली काउंसलिंग्स की ज़रूरत पड़ती हैं वक्त वक्त पे, क्योंकि डिप्रेशन मोड्स हर किसी के लाइफ में हैं। जैसे आज एक आम आदमी के लाइफ में प्यार होता है, प्यार में धोखा भी मिलता है, तो धोखे में इंसान कभी संभल जाता है, कभी बह जाता है। तो उसको ना बहक जाए ना बह जाए, इसलिए हम लोग उसके ऊपर भी काउंसलिंग करते हैं। फिर लाइवलीहुड, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, जो आज सबसे बड़ा एक चैलेंज है कम्युनिटी के लिए, एजुकेशन गैप्स जो है आज भी कम्युनिटी के लिए एडमिशन्स के लिए सबसे बड़ा गैप है, उस गैप के लिए काम कर रहे हैं। फिर प्लेसमेंट, HR पॉलिसी, इंक्लूजन्स, जो कॉर्पोरेट्स की जो HR पॉलिसीज़ है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका इंक्लूजन लाने के लिए, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बहुत बनती, पर इंक्लूजन की जब बात करते तो काफ़ी दिग्गजों के बाद, काफ़ी माइलस्टोन्स करने के बाद वो अचीव होती है। तो हम इन सब चीज़ों पे अभी करंटली काम कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली कल ही मुझे न्यूज़ मिली कि मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड मेंबर बन चुकी हूँ गोंडा की। तो अब गोंडा में भी मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी रिमोटल एरिया में जो ट्रांसजेंडर्स है, जिनके तक आज तक गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स नहीं पहुँची, उनके TG कार्ड्स नहीं बने, जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है वो आज तक नहीं बना हुआ है। तो अब मुझे मौका मिला है कि मैं डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम लोग कम्युनिटी के लाइवलीहुड्स गोंडा में भी कर पाएँ। आप लोक अदालत रांची की भी मेंबर रही हैं, तो वो अभी भी आपका एसोसिएशन चल रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है?
रांची लोक अदालत की मेंबर मैं बनी थी 2019-2020 में 2020 में, तो उस वक्त मैं थी, और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो अब मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट कभी कभी कॉल्स आते हैं, तो कभी वो बेंच पे अगर ऑनलाइन उनको चाहिए होता है तो वो बोलते हैं, तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन होती हूँ बेंच पे। बट वैसे अभी परमानेंट एसोसिएशन नहीं है उनके साथ मेरा। तो hope now if I get a opportunity in Gonda Lok Adalat or UP Lok Adalat, that's again I'm looking out for the opportunities now to serve for the society। क्योंकि उसमें ना हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ किन्नरों के साथ ही भेदभाव है, बट जब मैं उस लोक अदालत के बेंच पे बैठी थी तो ऐसे ऐसे केसेस देखे जो एक महिला के साथ, एक हम ये नहीं कह सकते कि महिला पुरुष किन्नर, हम टाइपोलॉजी हम बांट देते हैं अलग अलग जेंडर्स में, पर अगर बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग देखोगे तो एक हर एक ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग ऑन दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी पे हर एक ह्यूमन बीइंग सफ़र कर रहा है, उसमें बच्चे भी हैं, क्योंकि माँ बाप की वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कष्ट सफ़र कर रहा। आज जब मैं उस पहलू पे बैठती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मेरा कष्ट तो इन बच्चों के आगे कुछ नहीं है। तो कष्ट हर किसी की ज़िंदगी में है और हर कदम में है, सिर्फ उसको देखने का पहलू अगर हम बदलें तो शायद हम सक्सेस हो सकते हैं। जब मैं आपको देखती हूँ, आपके बारे में पढ़ती हूँ, यहाँ आने से पहले भी मैं आपके टेड टॉक्स देख रही थी, जोश टॉक्स देख रही थी, कल रात में भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा, तो उसको थोड़ी देर देखने के बाद मुझे उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि वो इतना बियॉन्ड इमेजिनेशन था। उसको सोचना, उसको अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है, उसको फील करना, उसको सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपने तो उसको जिया है। तो कैसे जिया है, कैसे आज अमृता सोनी जिनके साथ इतना इतना कुछ घटा है, जो भारत जैसे देश में किन्नर के रूप में पैदा हुई हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने इतना कुछ फेस किया है, आज जब हमारे सामने आती हैं तो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा मेंटली सॉर्टेड, सबसे ज़्यादा हर चीज़ को हैंडल करने वाली और सबसे ज़्यादा काबिल लगती हैं। तो ये काबिलियत, ये हिम्मत कहाँ से आई, और हम लोग क्यों इतना पीछे रह गए, और हम लोग क्यों अपने आप को इतना आपके सामने शून्य और छोटा महसूस कर रहे हैं? कहाँ से आई ये हिम्मत, क्या हुआ, कैसे आप बनी जो आप आज हैं? अमृता के अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, पावर, ताकत कहाँ से आती है, और अमृता कैसे इतनी ताकतवर रहती हैं? जब एक माँ बच्चे को कंसीव करती है, जब पेट में कोई बच्चा रह जाता है, तो वो 9 महीने 9 दुर्गा का रूप होता है उसका। तो वो रोती भी है, वो लड़ती भी हैं, वो भूख से भी लड़ती हैं, माँ, ठीक। तो वो हर चीज़ से लड़ के उसको 9 दुर्गा का रूप कह सकते हो। 9 महीने 9 दुर्गा का रूप ही है, क्योंकि वो 9 महीने वो हर एक अग्नि, हर एक बारिश, हर एक छाव से अपने बच्चे को बचाती है। तो कहा है ना, आकाश, पृथ्वी और वायु और जल, ये सब जब इकट्ठा होके उसके अंदर जब समाती है, बच्चे के अंदर वो अपने समाती है, वो ताकत जो होती है वो मोटिवेशन देती है। दूसरा, मेरी मोटिवेशन मेरी मम्मी रही है खुद, क्योंकि उन्होंने पापा से डाइवर्स होने के बाद भी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा आगे बढ़ती रही। उन्होंने ड्यूटी, वो बीइंग एज अ स्टाफ नर्स वो जॉब करती थी, फिर मेट्रन हुई, तो उन्होंने नाइट शिफ्ट, पहले शुरुआत में उनके टाइम में 8 दिन की नाइट होती थी, तो हमको खाना खिला के रात को ताला बंद करके जाती थी, फिर सुबह आके हमें दरवाज़ा खोल के स्कूल के लिए रेडी करके स्कूल भेजती थी। तब तो फ़ोन्स भी इतने नहीं, तब तो फ़ोन्स भी नहीं थे। और उस वक्त फिर जब फ़ीस भरनी होती थी स्कूल की, या फिर छोटी छोटी ज़रूरत होती थी, तो वो अपने ड्यूटी के साथ साथ वो स्वेटर्स बनाती थी। स्वेटर्स बना के, स्टिचिंग करके उन्होंने हमको पाला। पर कभी वो अपने पति के सामने, डीएम है मेरा पति तो बच्चों की फ़ीस वेव होनी चाहिए, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं। तो वो एक इंस्पिरेशन रहा कि हर एक मोड़, हर एक जगह पे
मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक इमोशंस होते हैं, एक फीलिंग्स होती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे मम्मी ने एक ही कहा कि पैसा तो हर कोई कमाता है बाज़ार में बैठ के, तो इज्जत कौन कमाएगा। और सादी सिंपल भाषा में, ऊपर वाले ने इंसान बनाया, इंसान ने पैसा बनाया, और पैसे ने आज इंसान को पागल बनाया है। तो जिस दौर में हम लोग आज जी रहे हैं, हर जगह हर एक इंसान पैसे के बारे में सोचता है, पर मैं सोचती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा खाना नहीं खिला सकता, पैसे से तुम खाना खरीद के खा सकते हो, पर वो प्यार जो खाना बनाने में, जो माँ का प्यार, माँ का स्पर्श है, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। रेस्टोरेंट जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे शेफ मिलेंगे आपको, पर वो आपकी माँ के हाथ का खाना नहीं खिला पाएंगे। वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। वैसे ही प्यार खरीदने से नहीं मिलता है। आप पैसे से सारी चीज़ें खरीद सकते हो, पर प्यार नहीं खरीद सकते हो। तो प्यार और जो अपनापन होता है, वो पाने के लिए हमेशा हम लोग तरसते रहे। मैं ही नहीं, मेरा पूरा किन्नर समाज तरसता है आज के टाइम में। क्योंकि माँ का प्यार, माँ की छाया, माँ के हाथ का खाना, हक से कोई बेटी बुलाना। क्योंकि समाज ने हमें कभी अपनाना के लिए 10 कदम आगे आने के लिए 10 बार सोचता है कि आज मेरा रिश्ता अच्छा है तो कल जाके अगर रिश्ता बिगड़ जाएगा तो ये मेरी बेइज्जती नहीं। वो जो रिश्ता किन्नर बनाता है या फिर किन्नर रिश्ते से जो चलता है, ठीक है, वो रिश्ता ज़िंदगी भर निभाता है, क्योंकि उसके लिए उसको रिश्ते की कीमत है उसके लिए। क्योंकि वो रिश्ता पैसे से ख़रीदा हुआ नहीं है, वो रिश्ता किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सारे इंस्पिरेशंस मोड करती हैं और ताकत बनती हैं ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक आपके पास पॉजिटिव थॉट नहीं है, पॉजिटिव सोच नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। और दुनिया का वसूल है कि आप ज़्यादा खुश दिखोगे तो दुनिया कुछ ऐसा करेगी कि आप दुखी हो जाओ। तो दुनिया को ना खुश दिखाओ ना दुखी दिखाओ। हाँ ठीक है, खुश हैं, नहीं भैया दुखी हूँ, बस मैं दुखी रहने की बात बोलूँ मैं दुखी हूँ तो सामने वाला खुश हो जाता है। आज ये दुखी है, मैं तो खुश हूँ, तो तू खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। हमेशा दूसरों की खुशी में जब अपनी खुशी ढूंढेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं जान पाता है। तो क्यों हम उसको दिखाए कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं तो ठीक हूँ। नॉर्मल बिहेव करने से, नॉर्मल लाइफ जीने से कोई नहीं ये कर सकता आपको। और ताकत आपको खुद का इंस्पिरेशन खुद ही बनना पड़ता है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है, बुरा वक्त आता है, तो अपने तक साथ छोड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान अकेला आता है अकेला जाता है। तो फिर क्या सहारा तक वो ना? कहावत है ना, लंगोट से कफन तक की। आता है तब लंगोट पहनता है, जाता है तो कफन पहनता है जी। तो वही है, आए हैं तो लंगोट कपड़ा लेके आए, जाते हो कफन लेके जाए। तो लाख आप 10 लाख की साड़ी पहन लो, 20 लाख के जेवर पहन लो, कहाँ ले जाओगे? सब तो यहीं छोड़ना है। और ले क्या जाओगे? जो दुनिया में आपने प्यार बांटा है, जो आपने लोगों के साथ अच्छा किया है, जो लोग आपको देख के सीखे हैं, वो लोग आपके लिए रोएंगे। जो आपके साथ रहने वाले, आपके साथ थाली में खाने वाले, वो तो 4 कदम भी नहीं चल पाएंगे आपके साथ। वो कहेंगे भैया मेरा कंधा दर्द हो रहा है, तू पकड़ ले, वो तो कंधा बदल देंगे। कहते हैं कि जब इंसान की मौत होती है तब भी लोग कंधा बदलते हैं, तब भी तो उसको वो नहीं साथ छोड़ते, देते। साथ देते। तो ज़िंदगी में कोई साथ नहीं देता, खुद की ताकत खुद बननी पड़ती है और खुद का इंस्पिरेशन खुद होना पड़ता है। और मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी रही है हमेशा। मैंने आपका टॉक शो देखा था और उसमें आपने ये कहा था कि जब भी आप अपने अतीत से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, कोई ना कोई आपका अतीत जो है वो आपके सामने ला के रख देता है कि देखो तुम्हारे साथ तो ये हुआ है, तुम तो ये हो। तो मैं अतीत पे बात करूं कि ना करूं, या आप शॉर्टली आप अतीत के बारे में बताना चाहेंगे? मैं बता दूंगी, बहुत शॉर्टली आप बता शॉर्टली दीजिए। बता दूंगी। और मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपके अतीत के बारे में जानती हूँ, क्योंकि आपने अपने टॉक शोज़ में इतना बताया है कि सारी जो जर्नी है आपकी, उसमें कौन सी एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपने देखा कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपकी ज़िंदगी संभल रही है और आप थोड़ा संभल गए हो। चाहे वो किसी एक का साथ हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे सरकार ने जो आपको पद दिए हों, ओहदे दिए हों,
उनमें जो आपने काम किया है, उस काम में जो आपकी व्यस्तता हो, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया अपने अतीत से निकलने में? और अगर आप उन बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी, हर किसी का पास्ट होता है, तो मैं खुद भी अपने अतीत में ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैं अमृता जी से भी उम्मीद नहीं करूँगी कि वो अपने नहीं, अतीत में जाएं। अतीत देखो, अतीत हमेशा लोग तो सामने लाने की कोशिश करते ही हैं, तो अतीत का कोई टेंशन नहीं, अतीत बता दूंगी। अतीत में जब उम्र के 16 साल में पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और मम्मी डाइवर्स थी, सिंगल पेरेंट बच्चा जब पालती है एक औरत, तो हमेशा ज़माना उसी को ब्लेम करता है कि तुमने बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं की, तुम्हारे में कुछ था इसलिए बच्चा ऐसा हो गया, ये वो काफ़ी सारे ब्लेम गेम्स तो होते रहते हैं। आज के टाइम में ये मतलब लालचन उछालना तो हमारे समाज का सबसे प्यारा गॉसिप है, कह सकते हो, सबसे या आसान काम है। आसान काम है कि मज़ा किसी आता के है। ऊपर मज़ा आता है कि आप किसी के ऊपर लालचन उछालो, तो वो उछालते रहते हैं। तो उन्होंने मेरे माँ के ऊपर भी काफ़ी लालचन उछाले उम्र के 16 साल में, और फिर माँ आखिर थक के हार के माँ ने कहा कि ये 100 रुपये हैं, तुम लो और घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम अब हमारे साथ रहने के नहीं हो, ना तुम अपने आप के बिहेवियर में चेंज ला रहे हो, तुम्हारे लड़की वाला बिहेवियर समाज मुझे थूक रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। तो मैंने कहा ठीक है। तब उम्र के 16 साल में एक एडोसलेंट बच्चे का दिमाग क्या होगा, गरम। माँ ने तूने 100 रुपये कैसे दिए और मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा, 2 बच्चे हो वो प्यारे, मैं प्यारा नहीं तुझे? तो मैं निकल गई घर से गुस्से में, निकल तो गई गुस्से में। फिर जो मेरे आसपास जो गुरु लोग रहते थे उनके पास चली गई, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रखेंगे भैया, तेरा बाप डीएम है, कल अगर कुछ हो पता चला तो हमको भी यहाँ से मार के भगा देंगे। तो वो डर के मारे वो रखने को तैयार नहीं थे। तो जाए तो कहाँ जाए, फिर पूना एक नियरेस्ट प्लेस था जहाँ पे मैं जा सकती थी। 100 रुपये में टिकट खरीदा, 2 वड़ा पाव खाए, चाय पिए, 100 रुपये ख़त्म शाम में। पूना उतरने के बाद 100 रुपये तो हाथ में थे नहीं, तो खाए क्या? तो एक आदमी वड़ा पाव खा रहा था, तो उसका वड़ा पाव गिर गया था, तो उस वड़ा पाव को झटक के खाया है मैंने। तब खाने की कीमत पता चली कि हम जब बचपन में खाना छोड़ देते थे, थाली में बहुत सारा खाना छोड़ देते थे कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, बट उस वक्त खाने की कीमत पता चली कि मेरी माँ कैसे कमा के लाती थी और हम कितना वेस्ट करते थे खाना। उसके बाद एक गुरु मिली जिन्होंने मेरा नाम अमृता रखा, नगमा गुरु नाम है उनका। उन्होंने मेरा नाम अमृता रखा क्योंकि मैं क्यूट सी प्यारी सी थी, अब मोटी हो गई हूँ, पहले क्यूट सी अभी भी प्यारी बहुत सी क्यूट और प्यारी तो हैं। क्यूट प्यारी सी थी। थोड़ी हेल्दी होके और क्यूट लग रही हैं। अच्छा, तो क्यूट प्यारी सी थी, तो उन्होंने कहा कि तू तेरा नाम अमृता रखूँगी। मैंने कहा अमृता क्यों? कि तू हमेशा हंसते रहती है और तेरे मुंह पे कभी शिकंज नहीं है, ना तुझे कभी दुख है, तू क्या है, तो हमेशा हंसते रहती, तो तू लोगों को अमृत पिला के उनको खुश रखती है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने मेरा नाम अमृता रखा। अमृता रखने के बाद मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे मैं पहले दुकान जाती थी, 25 पैसे मिलते थे तब के टाइम, जब मैं मांगना शुरू की थी तब 25 पैसे एक दुकानदार देता था। तो दिन भर घूम के 25 पैसे से 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये हुए, फिर 10 रुपये हुए, फिर 11 रुपये हुए। ऐसे ही करते करते मैंने अपना 12th कंप्लीट। उसी बीच में मेरी मम्मी से एक बार बात हुई, तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने सारी चीज़ें कर ली, अपना सेक्स रीअसाइनमेंट कर लिया, तुमने लड़की बन चुके हो, सब कुछ ठीक है, पर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हें अपनाए। जब तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे घर आना है, तो परिवार अपनाने के लिए कुछ बन के दिखाओ, तब तो परिवार तुम्हें अपनाए। पढ़ो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। 12th तो कैसे वैसे कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कैसे वैसे कंप्लीट हुआ, बट जब MBA की बारी आई तो 4 लाख रुपए फ़ीस देनी है, पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। अब उस वक्त करे तो क्या करें, तो उस वक्त एक ही ज़रिया था सेक्स वर्क, कि ज़्यादा पैसा कमा सकूं। फिर मैंने सेक्स वर्क किया, पर सेक्स वर्क से भी उतना नहीं होने लगा, तो फिर मैं बार में नाचने लगी। तो बार में नाचते वक्त और सेक्स वर्क के जर्नी के बीच में ना एक लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। एक लड़का आता है, गुरु से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जो चाहिए, जो मुंह बोला पैसा चाहिए मैं दूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा। वो मुझे अपने घर लेके जाता है, अपने बीबी की तरह रखता है। कुछ समय तक उसने रखा, 6-7 महीने। उसी बीच में उसका बेस्ट फ्रेंड को मुझसे प्यार हो गया और उसने मुझे कहा कि कल तुझे वो तेरे गुरु के पास छोड़ने जाएगा, तू
वहाँ जब तुझे गली के बाहर छोड़ देगा तो गली के अंदर मत जाना, तो वहीं रुकना, पीछे से मैं गाड़ी लेके आऊँगा और तुझे मैं लेके चल के हम कहीं दूर जाके बस जाएंगे, अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे। तो एक होप जगी थी कि चलो मैं दोबारा ब्रॉथल में नहीं जा रही हूँ, एक मैरिड लाइफ जीऊँगी। एक हर एक लड़की बनने के बाद एक दिल में उमंग आती है कि हाँ मेरे को प्यार होगा। बाई चांस लकीली उस दिन मैं सोते वक्त वो जो लेटर था गलती से मेरे तकिया के नीचे रख दिया था, और उसने वो तकिया के नीचे से वो लेटर देखा, पढ़ा। उसने उस फ्रेंड को, वहाँ बॉम्बे में ना समुद्र के बीच में टेकड़ी होती थी, तो वहाँ पे वो लोग गांजा पीने जाते थे, गांजा पीने, इंजेक्टेबल ड्रग्स करने। वो था ही सेकेंड लाइन टाइप का लड़का था, तो उसने उसको वहाँ बुलाया और उसकी गर्दन काट दी और वहीं उसको फेंक दिया। और फिर वो जेल चला जाने को तो उसकी मम्मी ने मुझे उसके घर से भगाया। फिर भगाने के बाद मैं अपना बार में नाचने लगी, और वो जब वो जेल से छूट के आया तो उसको जब पता चला कि मैं बार में नाचती हूँ, ये हैं वो हैं, तो वो एसिड लेके ढूंढ रहा था मुझको कि मैं एसिड फेंक दूंगा, तेरा मुंह ही खराब कर दूंगा तो तू कहाँ से नाचेगी, कौन तुझसे प्यार करेगा। पर लकीली जब उसने एसिड फेंका तो मेरे चेस्ट पे बाउंस होके वो नीचे जाके मेरे पेट पे गिरा, और मेरे पेट और ये कम्प्लीटली यूरिनल पार्ट और मेरा ये पैर पूरा जल गया था। तो बाद में मैंने ट्रीटमेंट कराया, कैसे वैसे ट्रीटमेंट करके मैं ठीक हो गई, और फिर वहाँ से मैंने पूना छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो गई, बॉम्बे में रहने लगी। फिर बॉम्बे में रहने लगी तब भी जला हुआ शरीर लेके डांस तो कर नहीं सकती थी, तो सेक्स वर्क ही करने के लिए बचा था मेरे पास। तो सेक्स वर्क करती थी, तो एक दिन गैंग रेप भी हुआ, उसका भी सामना करा ज़िंदगी में। गैंग रेप हुआ, गैंग रेप होने के बाद कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कुछ नहीं, मेरे को ब्लीडिंग हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है यहाँ पे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, आप जाइए। क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स के पास आज भी नॉलेज नहीं है कि ट्रांस की सर्जरीज कैसे होती है। डॉक्टर्स है, मेडिकल डॉक्टर्स है, लिमिटेड नॉलेज हाँ है, सर्जन है, हेल्थ बड़े बड़े सर्जन्स है आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़े बड़े सर्जन्स है, प्लास्टिक सर्जन्स है, बर्न स्पेशल प्लास्टिक ये है यूनिट्स है प्लास्टिक सर्जन्स के, पर उनको ये नहीं पता कि ट्रांस की सर्जरीज कैसी होती है, उनकी कैस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, या फिर उनको किस तरह से उनका यूरिनल स्पेस छोड़ा जाता है। आज भी लोगों को वो क्लैरिटी नहीं है डॉक्टर्स को। तो उसके चलते मुझे फिर प्राइवेट में जाके डबल पैसा दे के अपनी सर्जरीज करवानी पड़ी, सब चीज़ वापस प्रॉपर करवा के मेरे को अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। बट उस वक्त मैंने देखा ना, तब हमारे पास लॉ था ना हमारे पास कुछ था। ये 2003 की बात है। बहुत साल हो गए। हाँ, तब तो कुछ नहीं था, 20 साल लगभग। हाँ कुछ भी नहीं था उस वक्त। फिर उसके बाद जर्नी 12th पास आउट हो गई थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट, MBA चल रहा था, और MBA के बाद फिर मैंने बीच में थोड़ा गैप लिया MBA में, क्योंकि मुझे फिर ये सारा ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ करते करते थोड़ा सा गैप हो गया एजुकेशन में। फिर से दोबारा एडमिशन लेना पड़ा MBA, और मैं 2012 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। साइड बाय साइड कॉर्पोरेट जॉब्स ढूंढते रही पर नहीं मिले। कॉल सेंटर्स में पहले काम कर चुकी थी, पर अब कॉल सेंटर्स में जब शुरू में था कि हाँ वी हायर, हम लोग लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर के साथ हम काम करते हैं, बट वेस्टर्न कल्चर को हम जब काम करते हैं वेस्टर्न कल्चर के लिए, बट अपने अंदर वेस्टर्न कल्चर इंडिया में हम नहीं ला पाते हैं, तो वो हाँ सोच नहीं बदल पाए वेस्टर्न कल्चर की तरह। तो वो कॉर्पोरेट में भी चैलेंज रहा जॉब करने के लिए। फिर उसके बाद 2012 में मैं खुद एक HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हो गई। वो गैंग रेप में एक पॉजिटिव था, तो मुझे पॉजिटिव करके चला गया। फिर उसके बाद एक लाइफ में एक बड़ा सा अंधेरा था, एक तरफ MBA की डिग्री, एक तरफ HIV की रिपोर्ट थी, और उसी साथ साथ जब पढ़ाई चल रही थी तो मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स के लिए ट्राई किया था। तो लकीली मुझे हिंदुस्तान लीवर जो है हमारा HLL ने मुझे हायर किया छत्तीसगढ़ के लिए एज ए एडवोकेसी ऑफिसर, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के एक HIV पॉजिटिव की ज़िंदगी में कैसे एक स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन से भरी है, और उसको आज पैसा नहीं है दवा लेने जाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है या फिर कोई भी लाइवलीहुड स्कीम्स नहीं है उसके लिए। तो मैंने छत्तीसगढ़ में काम करना शुरू किया, और छत्तीसगढ़ में पहला ऑर्डर मैंने जो पास करवाया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन घर से लेके
सरकारी अस्पताल तक आप फ्री में आइए, फ्री में जाइए, अपनी दवाएं लीजिए नियमित रूप से HIV positive patients के लिए। पेशेंट्स के। For और all the patients ऑल द या- पेशेंट्स, इसमें कोई जेंडर का मैंने ये नहीं रखा, क्योंकि जेंडर पैसिफिक रखती तो फिर बाकी लोगों को इशू होता है, तो मैंने जेंडर न्यूट्रल रखा, मतलब जिससे आपने भेदभाव नहीं किया। मैंने भेदभाव नहीं किया। समाज ने लाख मुझे ठुकराया, पर मैंने समाज को आपने नहीं नहीं ठुकराया। ठुकराया। तो वो पॉलिसी जब आई, लोगों को घर से आने जाने के लिए बेनिफिट मिलने लगे, तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आई, स्माइल आई। दवा लेने लगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दवा दे ही रही है सरकार, पर घर से हॉस्पिटल तक भी फ्री आने लगे, जाने लगे, तो उनके साथ एक और इंसान फ्री में आ सकता है, फ्री में जा सकता था। तो सेम रेलवे में भी हो गया कि आप घर से रेलवे स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक फ्री में आइए, फ्री में जाइए। तो इस तरह से एक फर्स्ट ऑर्डर पास हुआ। फिर सेकेंड ऑर्डर हमने पास करवाया, जो विडो HIV पॉजिटिव वुमेन है। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या होता था कि शादी होने के आज भी, मतलब छत्तीसगढ़ ही नहीं, हर स्टेट में लोग कहते हैं कि भैया इसी की वजह से मेरे बेटे को पॉजिटिव हुआ, यही कहीं मुंह काला करके आई होगी। तो हमेशा हमारे संस्कृति में चलते आया कि औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाए हर बात के लिए। तो उस बात में भी तो फिर वो औरत कहाँ जाएगी, मैके जाओ तो मैके में इज्जत नहीं, क्योंकि एक स्टिग्मा इंडेक्स कॉलम बहुत बड़ा बना हुआ है भेदभाव का। लोगों के अंदर डर था उस वक्त HIV पॉजिटिव होना। तो उस वक्त फिर हमने सरकार के साथ, फिर पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के मैंने काम किया। छत्तीसगढ़ में 2 स्कीम चलती है, स्वावलंबिक और सक्षम। ये 2 स्कीम पे हम लोगों ने काम किया और दोनों स्कीम्स को लागू करवाया HIV पॉजिटिव महिलाओं के लिए और फीमेल सेक्स वर्कर बहनों के लिए। फीमेल सेक्स वर्कर बहनों के लिए अगर कहोगी कि क्यों मैंने उनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि पॉजिटिव महिलाओं की संख्या कम थी और फीमेल सेक्स वर्कर महिलाओं की भी संख्या कम थी। तो दोनों का जब ग्रुप जोड़ा तो एक बड़ा संख्या बना। और आप जानती हो सरकार क्या देखती है, वोटर बैंक देखती है। वोट बैंक। तो वोट बैंक की वजह से उन्होंने वो ऑर्डर पास करा दी और जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6.5% हो गया, जिससे कम्युनिटी को उसको अवेल करने में और खुद को स्वावलंबिक और सक्षम होने के लिए प्रेरणा मिली। फिर उसी साथ साथ मुझे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऑलमोस्ट 10 रीजन्स में मैंने काम किया इंडिया को। और 2014 में मैंने पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया को रिप्रेजेंट किया फिलाडेल्फिया में। बहुत बेहतरीन। फिर उसके बाद जो चलता रहा 14 का सिलसिला, उसके बाद फिर हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं डिफरेंट पेपर्स को, रिसर्च को प्रेजेंट करती रही। मैंने डर्बन में किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। फिर आपका केप टाउन में ग्लोबल फंड की मीटिंग थी, जहाँ पे इंडिया को ग्लोबल फंड्स देता है, तो उस फंड्स को कैसे रिन्यू करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में कितना फ़ंड जाना चाहिए, उस लेवल के मीटिंग तक मैं पहुंच गई थी। साथ ही साथ फिर उसके बाद हमारा इसमें बैंकॉक में एक कम्युनिटी रीजनल मीटिंग था, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया कि हम इंडिया में ट्रांस एक्ट आ चुका है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो उसको लेके मैंने इंडिया की पॉलिसीज़ को लेके रिप्रेजेंट किया था बैंकॉक में। और उसके बाद फिर हमारा अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चलते रहे, जहाँ जहाँ मैं प्रेजेंट करती रही। तो ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज़ में मैंने अभी तक इंटरनेशनली परफॉर्म प्रेजेंट किया है। और अभी भी मैं एक हमारा वर्किंग ग्रुप बना है, इंडिया वर्किंग ग्रुप, जहाँ पे हम ग्लोबल फंड जो फंड्स देते हैं और इंडिया जो कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको इंडिया को कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए, ग्लोबल फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि ग्लोबल फंड बैक इंडिया में इन्वेस्ट करे। आज बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे, जो सेक्स वर्कर बहनें हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स है, फिर आप अगर कहोगे तो हमारे ट्रकर्स हैं, फिर माइग्रेंट पॉपुलेशन है इंडिया में। तो इन सब पॉपुलेशंस पे काम करने के लिए पैसे की सब ज़रूरत है। आज के टाइम में सरकार जो पैसा दे रहा है स्वास्थ्य के लिए, जहाँ पे $30 बिलियन की ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पे सरकार सिर्फ $15 बिलियन दे रहा है ग्लोबल फंड का। जी। तो इसलिए दे पा रहा है क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम है जी ग्लोबल फंड में। तो हम इंडिया का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अभी हम इंडिया के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन हर स्टेट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंडिया का डोमेस्टिक फंडिंग बढ़े,
जिससे कि हम ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करें और ग्लोबल फंड हमें इंडिया को इन्वेस्टमेंट दे, जी जिससे आज जो गांव ब्लॉक पे अभी आपको पता होगा यूएसआईडी ने पूरा फंडिंग बंद कर दिया है, अमेरिका जिससे हाँ इंडिया को उनका चल रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। टीबी में भी टीबी और में हर चीज़ में उन्होंने पैसा बंद कर दिया। तो ऐसे अगर ग्लोबल फंड्स और फंड्स बंद होने लगे तो इंडिया की डोमेस्टिक फंडिंग्स को आना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते करते अमृता की पास से लेके फ्यूचर तक चली आ रही हूँ और आगे भी फ्यूचर में कम्युनिटी के लिए फंड्स लाना, CSRs को हमें बहुत ज़रूरी है। और प्लस तुम्हें अपने गवर्नमेंट के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, पर वो किस तरह से रोटेट करना है, क्या करना है, वो बैठ के राउंड ऑफ डिस्कशंस होना। और आज कमिटीज़ हर जगह बनी है, स्टेट्स पे भी कमेटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट्स पे भी कमेटी बनी है, पर डिस्ट्रिक्ट के कमिटीज़ पे कहीं ट्रांस का रिफ्लेक्शन आपको आज तक नहीं दिखेगा। जी वेलफेयर बोर्ड की भी जो मीटिंग्स होनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हर 3 माह पे होनी है, पर वो भी नहीं हो पाती आज के टाइम में। जी तो चीज़ें हमें आज भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। पास के साथ साथ पास में बहुत स्ट्रगल किया, नालसा जजमेंट आया, सब कुछ आया पास जी। में, पर पास की जर्नी से एक चीज़ सीखने मिली कि लाइफ में आपने कहा कि कोई इंस्पिरेशन, कोई आया कोई गया, लाइफ में कोई नहीं आता है, ठीक है। 1000 लोग फेसबुक से मैसेज करते हैं, 1000 लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे ज़िंदगी भर साथ दूंगा। 2 ने तो शादी की, दोनों ने तो साथ नहीं दे पाए, तो अब और कौन साथ दे पाएगा? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे वो एक लाइन खींची गई है। जी और आज के टाइम में प्यार एक खेल हो गया है, रिलेशनशिप एक मजाक बन चुका है। नॉर्मली भी मजाक हाँ, बन नॉर्मली चुका भी बन है। चुका जैसे है। नॉर्मली और मतलब सुपर नॉर्मली तो मैं क्या कहूँगी कि जैसे अगर 16-17 साल के लड़का और लड़की हैं या 25 साल के भी हैं या 30 साल के भी हैं, 40 साल के भी हैं, किसी भी एज में आप ले लो, वो मजाक ही बन चुका है। तो वही मजाक बन चुका है रिलेशनशिप को। तो इस चीज़ को लेके सबसे बड़ा है, आज लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं सिर्फ एक फेम के लिए। अरे मैं हाँ, समझ गई थी, एक्टिविस्ट क्योंकि है, आपने इतना अचीव जो कर लिया है। हाँ, बस अचीवमेंट देख के लोग जुड़ना चाहते हैं, बाकी वैसा कोई जुड़ना नहीं आपने चाहता इतना है। अचीव जो कर लिया है और आपने इतना नाम जो कमा लिया है, आपने इंडिया को 7 देशों में रिप्रेजेंट आप कर चुकी हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो बहुत आपने बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बातें बताई, अपना पास्ट जो है वो आप इतने खुल के बता देती हैं, इतने आराम से बता देती हैं। यहाँ तो हम अगर नॉर्मली हम लोगों का कोई रिश्ता भी है या कोई पास्ट में रहा हो तो भी लोग हिचकिचाते हैं बताने से। को 7 देशों में रिप्रेजेंट किया है आपने, अलग अलग देशों में आपने यात्रा की है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये सब बातें तो जो आपने की बहुत सेंसिटिव बातें, संवेदनशील बातें हैं, पर जैसे भारत में एक एटीट्यूड है किन्नरों को लेकर, किन्नर समाज को लेकर, ट्रांसजेंडर्स को लेकर, कि हम लोग कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर क्या क्या कर सकता है। आपको देखते हैं तो समझ में आता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है, आप यू आर लिविंग योर लाइफ। तो बाहर कोई ऐसा देश है जहां आपको लगता है या आप जहां आपने पढ़ा है, खुद जाके देखा है कि जो भारत से कई ज़्यादा अच्छी स्थिति है और वहाँ पे ट्रांसजेंडर होना एक बहुत आम बात है और आप नॉर्मली भी अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजर बसर कर सकती हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश हम इस देश में रहते तो लाइफ थोड़ा ईजी होती? हाँ, तुमने सही कहा कि बाहर के देशों में रहने का दिल करा। आप अगर केप टाउन जाओगे या फिर आप US जाओगे तो केप टाउन में ना कम्प्लीटली एक कॉलोनी टाइप, जैसे हमारे यहाँ कॉलोनीज़ होती है, अलग अलग कॉलोनीज़ होती है, वैसे एक LGBT कॉलोनी है कम्प्लीटली, ठीक। वहाँ पे कम्युनिटी रहती है। अब जो कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उनको तो जॉब्स मिल रहे हैं, वो कॉर्पोरेट्स में भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई स्टिग्मा नहीं, कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं है कम्युनिटी को लेके। और वहाँ पे न्यूट्रल जनरल टॉयलेट्स है, सबसे पहली बात तो। स्कूल में भी न्यूट्रल जनरल टॉयलेट्स है
और कॉलेजेस में भी है और पब्लिक प्लेसेस में भी है, जो हमारे इंडिया में है नहीं है। जी। जो सबसे बड़ा एक कॉर्नर हमारा स्क्वायर में वो आता है कि टॉयलेट्स की वजह से स्कूल में मजाक, क्योंकि टॉयलेट जाते वक्त डर लगता था कि टॉयलेट जाओ तो कोई लड़का ना छेड़ दे, लड़की के टॉयलेट में जा नहीं सकते, फिर वही सब चले जाते थे। फिर रेसेस के बाद जाओ तो टीचर की डांट खाओ कि तुम रेसेस में क्यों नहीं गए टॉयलेट। तो वो ना पब्लिक प्लेस में टॉयलेट आज भी टाइम, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आप फीमेल में घुसने जाओ तो फीमेल में वो जो साफ कर्मी होती है वो रोकती है कि उधर नहीं, इधर उधर चले जाओ। तो आज भी वो एक टॉयलेट को लेके एक इंडेक्स है, बट वहाँ वो टॉयलेट को लेके एक इंडेक्स मतलब ये नहीं बना हुआ है चौकन, ठीक है। वहाँ पे कोई धाराएं नहीं कि तुम किन्नर हो, वहाँ पे एक ही धारा है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, और आप केप टाउन में यूएस में यही एक धारा है। और वहाँ कॉन्फ्रेंसेस में भी जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स है जी, जिससे कि आप मेल भी उसी टॉयलेट में जा रहा है, फीमेल भी जा रही है, एक ट्रांस भी जा रहा है, एक ट्रांसमैन भी जा रहा है जी, और एक बच्चा भी उसी टॉयलेट में जा रहा है। तो कोई भेदभाव नहीं, समानता है वहाँ पे। और प्लस वहाँ पे सरकार पेंशन भी दे रही है, एक स्टैंडर्ड लिविंग पेंशन दे रही है कि जिससे आप एक स्टैंडर्ड तक लीव कर सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली के जो हमारा स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे लीव करने के लिए आपको एक पेंशन दी जाती है वहाँ पे। हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए पेंशन है वहाँ पे कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलता, जब तक आपका लाइवलीहुड स्टार्ट नहीं होता, तब तक आप उस पेंशन के सहारे आप जी सकते हो। बट दैट ऑल्सो कि आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो। अब वो डिपेंडेंट नहीं बनवाता है अपने पे, सरकार उसको अपने पे डिपेंडेंट नहीं करवाती, मौका देती है कि ठीक है अभी आपके पास जॉब नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पहले होता था इंडिया में कि हम अपने 10th पास होते थे तो जाके रजिस्टर करते थे कि सरकारी नौकरी के लिए चांस मिलेगा, उसमें भी अब लंबी लाइन लगी रहती थी। अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ है, तो कहीं पे चांस ही नहीं बचा है। तो चीज़ें वहाँ पे बेहतर है, बट कहते ना कि अपनी भूमि होती है, मातृभूमि होती है। जहाँ पैदा हुए, जहाँ पे बचपन गया, जहाँ पे सब कुछ गया, वो छोड़ के आप कहाँ बाहर रह पाओगे। तो कल्चर वापस खींच ले आया तो वापस इंडिया आ गए। बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आई, अभी रिसेंटली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई बैंकॉक से कि हम आपको 2.5 लाख सैलरी दे देंगे, रहने के लिए घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आप बैंकॉक रहिए और रीजनल आप इधर के यूएस और यूरोप और साउथ अफ्रीका, ये 3 रीजन मुझे देखना था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मैं बैंकॉक में नहीं रह सकती, क्योंकि वो लाइफस्टाइल उनकी अलग है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल में हम ढल तो जाते हैं। इंडियन एक ऐसा है ना कि इंडियन किसी भी चीज़ों में ढल जाता है जी, क्योंकि हमारी मट्टी जो हम कहते हैं ना, माटी, इंडिया की जो मट्टी है वो हमें इस तरह से ढालना सीख देती है, जैसे एक लोहार मट्टी को साँचे में ढाल के शेप देता है तो मट्टी अपने आप अलग अलग शेप लेती है। वैसे ही हम लोग बन चुके हैं कि हम अलग अलग शेप, अलग अलग संस्कृति के साथ, अलग अलग ज़िंदगियों के साथ, अपने गांव में रहेंगे तो गांव की तरह रहेंगे, शहर में रहेंगे तो शहर की तरह रहते हैं। तो हम अपने आप को ढालना सीख चुके हैं। और एक किन्नर एक जो होता है वो अपने आप को ढालना सीखना ही पड़ता है उसको, क्योंकि उसके सिवा उसके पास कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि अगर वो सामाजिक मतलब बाउंड्रीज़ को देखेगा तो उसको उस सामाजिक बाउंड्रीज़ में जीने के लिए उसको अपने आप को, जो किन्नर संस्कृति है, जो कल्चर है हमारा, उसमें उसको ढलना ही पड़ता है। और कल्चर एक माँ बाप का है। जब एक गुरु होती है वो माँ बाप ही तो होते हैं हमारे, जो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते, अच्छी चीज़ें हैं। और पैर में घुंघरू बांध के जब हम ढोलक के ताल पे नाचते हैं, सामने वाले से बधाई लेते हैं जी, तो वो एक सांस्कृतिक वो ब्लेसिंग है, ठीक है। पर आज लोगों ने उसको भी एक आज सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया ने उसको बहुत गलत वे में लाना शुरू किया बाहर, ठीक है। तो समाज को भी सोचना चाहिए कि हम, ठीक है, सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है हम वो कर रहे हैं, बट जब तक आप हमें स्पेस नहीं दोगे एजुकेशन बाउंड्रीज़ में, आप जब तक हमें स्पेस नहीं दोगे एम्प्लॉयमेंट बाउंड्रीज़ में, तो तब तक तो हम मांगते ही रहेंगे आपके पास। बिल्कुल। और एक इतना बड़ा पोटेंशियल जो है वो आपके देश में इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, हाँ। क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, वो बेकार की चीजों में ही आप लोग खो जा रहे हो। मैं कहूँ कि कितना एक, हाँ, पोटेंशियल है एक किन्नर के अंदर
नर भी हैं नारी भी हैं। बिल्कुल तो शक्ति जैसे है हैं, जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटी 100% परफेक्ट है, बेटा 100% परफेक्ट है, वैसे तो हम 200% परफेक्ट। 200% परफेक्ट है, वेरी नाइस। ठीक है, तो परफेक्शन हमारे अंदर जी। है, हमें सिर्फ ढलना है उस सांचे ढलना के है। अंदर। मट्टी हम लोग हैं, इस मट्टी को अब जैसे ढालोगे वैसे हम बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार से ढालोगे तो प्यार से सांचे में ढाल दोगे तो प्यार से वो अलग ही रूप लेके तैयार होगा। आप बिल्कुल। कैसे भी ढालने जाओगे तो वो गलत रूप लेके तैयार और होगा। शायद आप में 200% है, इसीलिए शायद आप आज अमृता सोनी हैं और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ, कि हम लोग बहुत छोटा महसूस करते हैं जब भी आप सामने आती हैं। बहुत मैं छोटा कोई महसूस बड़ी नहीं करते हूँ, हैं। मैं छोटी सी हूँ, आपके सामने इतनी सी हूँ। अगर देखा जाए तो मैं ये इतनी आपके सी हूँ आपका और प्रोग्रेसिव माइंड। इतने से रहना ही बहुत ज़रूरी है। जब इंसान कहता है ना तू बड़ी है, तू बहुत अच्छा कर रही है, तू ये कर रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मुझे लोगों को ये बताना बाकी है कि हम एक बेस्ट टीचर्स भी हो सकते हैं स्कूल में, हम बेस्ट पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमें भी एडॉप्शन राइट्स चाहिए, हम पेरेंट्स टेक केयर भी बहुत अच्छे से करते। अगर कोई बुज़ुर्ग आगे आके हमें अगर अडॉप्ट करता है तो हम उसका ख्याल बहुत प्यार से रखेंगे, क्योंकि माँ बाप का प्यार, माँ बाप के सर पे छत होना बहुत ज़रूरी थी। छत इन सेंस वो घर नहीं चाहिए, उनका उनका हाथ सर पे रहे तो सबसे ज़्यादा इंसान ताकतवर होता है। और ताकतवर इंसान तभी होता है जब माँ बाप साथ होते हैं। आपने एक बात बोली कि जो भारतीय है, जो इंडियंस हैं, वो हर मिट्टी में ढल जाते हैं, उन्हें हर जगह एडजस्ट करना आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंडियंस बहुत स्मार्ट भी होते हैं। वो उस बात में एडजस्ट करते हैं जब उनको लगता है कि इस बात में एडजस्ट करने से उनको फ़ायदा है, और जब उनको लगता है कि फ़ायदा नहीं है तो एडजस्ट नहीं करते। जैसे कि आज तक ट्रांस समाज के साथ हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, और आज भी हमारी सुई मैया अटक जाती है आके कि ये तो ट्रांस है। तो मुझे कोई संशय नहीं है इसे बोलने में कि इंडियंस शायद थोड़े सेल्फिश भी होते हैं और वो वहीं एडजस्ट करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनका फ़ायदा है। हैविंग सेड दैट, कई बार आपको हंसी भी आती होगी जिस तरह से वो ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट उनके दिमाग में मिथ रहते हैं, या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो आप प्रैंक भी खेलते होंगे कि मैंने सुना है कि लोग ट्रांस से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी चाहते हैं कि वो उनको पैसा दे दे। कहते हैं कि ट्रांस जब कोई पैसा देते हैं, 1 रुपये देते हैं, तो वो खुशियाँ लाता है। जैसे कि मुझे याद है एक बार मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ और आपने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया था मेरी बेटी को, और वो सिक्का आज तक मैंने बहुत संभाल के रखा है। तो ऐसा भी करते हैं। इसके अलावा कोई कभी कभी ऐसे इंस्टेंस आप शेयर कर सकते हैं जब आपको बहुत हंसी आती है समाज जिस तरह की बातें करता है या जिस तरह की मिथ्याएं, या कभी आपने मजाक किया है किसी के साथ कि ये कह रहा है कि अरे तुम लोग ऐसे ऐसे कर देते हो तो कुछ हो जाता है, तो आपने ऐसे ऐसे कर दिया हो, या आप को मज़ा आया हो, या आपने मस्ती की हो, तो कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे जिसमें कि आप हमारा मजाक उड़ाते हो, आप समाज का मजाक उड़ाते हो। और हालांकि मैं ये कहूँगी कि आपने कभी भेदभाव नहीं किया, पर आपके साथ समाज हमेशा भेदभाव करता है। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया कि छत्तीसगढ़ में जब आपने व्हीकल लगवाई HIV पॉजिटिव्स के लिए, तो वो ना ही सिर्फ ट्रांस के लिए था, ना ही सिर्फ विमेन के लिए था, वो सारे HIV पॉजिटिव लोगों के लिए था। और मैं बिल्कुल ये मानती हूँ, आपके समक्ष बैठी हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ये लगता है कि जहाँ महिला 100% होती है, पुरुष 100% होता है, वहीं एक ट्रांस 200% होता है। हैविंग सेड दैट, चलिए मैम थोड़ा हंसा दीजिए अब हमें कि जो समाज में आप उल्टी फुल्टी बातें सुनती हैं उस पर कभी आपको हंसी आई हो। जी, मजाक वाली बात। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, मैं तो एक सरकारी ऑफिसर रह चुकी, तुम्हें पता है। मैंने अभी रिसेंटली जून में रिज़ाइन किया पिछले साल, क्योंकि जब मैं ट्रेडिशन कम्युनिटी का काम करने लगी और जो सनातन धर्म की गद्दी है कटरा बाज़ार की, उस पर जब मुझे बिठाया गया तो थोड़ा सा, जब मैं पहली बार बधाई पे गई लोगों के यहाँ पे, तो एक प्रोफेशन एटीट्यूड और एक मांगने वाला एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं गई पहली बार बधाई पे गई, तो वो औरत को जब लगा, मैं जब गाड़ी से उतरी तो उसने मेरे चेले से कहा, ये किस मद्रासी को लेके आई है तू, ये मद्रासी औरत कौन है जी। तो उसने कहा ये मेरी गुरु है। तो औरत कभी गुरु होती है? तो उसने कहा वो हिजड़ा है। तो कहती है हिजड़ा है तो टाली तो नहीं बजा रहा है वो जी। वो तो अच्छे से बात कर रहा है प्यार से, ना वो कुछ अरे न तारे न तोरे कर रहा है। इतने प्यार से कोई बधाई लेता है क्या तुम्हारे में? तो फिर मैंने कहा
कि ठीक है मैं ताली बजा दूंगी तो मैं आपको मैं हिजड़ा लगूंगी? ज़रूरी है कि मैं ताली बजाऊँ? हाँ, ताली एक हमारी निशानी है, हमारा एक साइन है, हमारा एक एंगर एक्सप्रेशन करने के लिए, हमारा एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ताली है। तो ताली तो हम खुल के बजाते हैं, आप बजा पाती हो ताली खुल के? तो हंसने लगी, फिर कहने लगी तुम तो औरत हो, बच्चे पैदा कर सकती थी। मैंने कहा तेरे मर्द को भेज दे, मैं बच्चे पैदा करके रह लूँगी, तू घर के बाहर हो जा। तो कहने लगी देखो ये आई और मेरे पति पे नज़र डाल दी। तो मैंने कहा बहन, अगर ऊपर वाले ने हमें पूरी तरह से औरत बनाया है तो एक चीज़ तो कमी छोड़ दी कि हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। चलो आज साइंस के मदद से मैं बच्चा भी पैदा कर लूँ, पर उसको दूध नहीं पिला पाऊंगी क्योंकि दूध बन नहीं पाएगा। जो औरत का गहना है वो औरत के पास ही है। हमें सिर्फ गहना जो मिला है कि हम साड़ी पहन सकते हैं, हम मांग टीका लगा सकते हैं, नथनी पहन सकते हैं, कान में पहन सकते हैं, चूड़ी पहन सकते हैं, पायल बिछिया, ये सारी चीज़ें पहन सकते हैं। ठीक है, तो लोग हमारा इस तरह से भी मजाक उड़ाते तो हम लोगों को कहते हैं कि ठीक है तू ही मांग नहीं सजा सकती, मैं भी तो मांग सजाती हूँ जी, मैं भी तो करवा चौथ का व्रत करती हूँ, मेरा भी तो पिया है जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ। तो लोग हंसने लगते हैं कि हाँ इनके भी कभी बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं क्या। तो आज ऐसे बहुत सारे सक्सेस केस स्टोरीज है लव के भी कम्युनिटी में कि जिन्होंने बच्चे तक अडॉप्ट कर लिए हैं। बिल्कुल। और मैंने ठीक है। पढ़ा था कि आपके भी बच्चे हैं। हाँ, मैंने 2 बच्चे अडॉप्ट करे हैं। जी। तो वो दोनों पढ़ रहे हैं, अभी एक 12th में है और एक अभी 10th में है। ग्रेजुएशन के लिए अब एडमिशन अर्जुन? लेगा। अर्जुन 10th में है और मार्क 12th गया है ये साल। तो दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों अपना लाइफ में हैप्पी है। उनके लिए मैं ही माता पिता हूँ। और लोगों की जो मिथ है कि हम माँ नहीं बन सकते, तो कृष्ण को जन्म देने वाली कोई और थी और पालने वाली भी कोई और थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ही किसी ने मेरे बच्चों को जन्म दिया, पालने वाली तो मैं हूँ। बिल्कुल। जब राम वनवास काटने गए तो वनवास काटते वक्त 14 साल राम ने वनवास काटा, तो हिजड़ों ने भी तो 14 साल वनवास काटा। बिल्कुल ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ता है रामायण? बिल्कुल। ठीक है, आप घर पे आते हैं हम आपके, तो आप हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, छक्का गुड़ मामू। मैं कोई तुम्हें कह दे छक्का, कैसे लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। सर रिलीजियस को ला रही हूँ कि रिलीजियस के कुछ इंडेक्स बॉक्सेस बने हुए, डिब्बे बने हुए हैं जो हम लोगों ने डिब्बे बनाए हैं। जी जी। पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बनाया संविधान तो उन्होंने तो कोई डिब्बों में नहीं उन्होंने डाला कोई था। डब्बा नहीं बनाया। तो डिब्बे तो हम बना रहे ना। जी तो वैसे ही मजाक के भी डिब्बे बना लो फिर। जी। जब ये डिब्बे हटेंगे तो मजाक भी हटेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जैसे कहा जाता है, जैसे अभी बात हुई थी कि आप अगर सिक्का किसी को दें तो वो उसको बहुत फलता है, तो क्या है इसके पीछे की कहानी? ये सच में होता है मतलब? हाँ, ये सच है कि सिक्का देने से अच्छा होता है। एक्चुअली जब पूर्वज की बात करें हम, जो हमारे बुजुर्ग थे शुरू में, तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहीं कटरा की बात करते। तो कटरा में एक हमारी बुजुर्ग सो रहे हैं जो ख़त्म हो गए, तो वहीं दफनाया गया था उनको। तो वो नीचे लुंगी पहनते थे, ऊपर कुर्ता और एक झोला टांग के, हाथ में वो लकड़ी वाली कटोरी आती है, वो कटोरी रहती थी उनके हाथ में। और वो जब गांव जाते थे तो लोग उसमें चावल दे रहे, दाल, उसी में चावल उसी में दाल, वो भर जाता था, वो चले आते थे। कोई 1 आना 2 आना देते थे, वो रख के चले आते थे। तो एक दिन वो ट्रैवल करने के लिए किसी के पास जाना था उनको, उन्हीं के जो रिश्तेदार थे हमारे ही कम्युनिटी में, उनको जाना था। तब ये पटरी बिछी हुई थी, नई नई पटरी बिछी हुई थी। तो वो तब स्टेशन ज़्यादा बने हुए नहीं थे यहाँ पे। तो उन्होंने ट्रेन से कहा कि रुक, तो ट्रेन रुक गई। ट्रेन का ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश किया, नहीं बढ़ा पा रहा था। तो फिर वो ट्रेन के पास जब पहुंची तो टीटी, तब तक तो भीड़ इकट्ठा हो गई और नीचे होते, तो टीटी ने कहा कि टिकट कहाँ है, तो है नहीं। तो उसको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया। तो वो गुस्से से वापस जाके रास्ते में थोड़ा दूर जाके, तब ये पूरा जंगल था इस तरफ, तो वो जंगल में बैठ गई। ट्रेन वहीं खड़ी रही दूसरे दिन दोपहर तक।
इंजन चेक हुआ, सब कुछ चेक हुआ, गाड़ी क्यों आगे नहीं जा रही है। फिर लोगों को पता चला कि अरे इन्होंने तो कुछ श्राप नहीं दिया, क्योंकि किन्नर का श्राप एक अलग बहुत ही बुरा होता है, उनका श्राप लेना भी नहीं चाहिए। तो लोग उनके पास गए, हाथ पैर जोड़े कि ठीक है माई, गलती हो गई हम लोगों से, चलो तुम गाड़ी में बैठो चलो। तो उन्होंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी। जाओ, ट्रेन को कहा तू जा, ट्रेन तू चली जा, अब मैं नहीं जा रही हूँ। और फिर उसके बाद जब पब्लिक वापस लौटी, ट्रेन चलने लगी। तो जब राम वनवास गए थे 14 साल का, तो 14 साल हिजड़ों ने भी वनवास काटा उस जंगल में, क्योंकि राम ने भी तब नर नारी करा था, तब भी उन्होंने उल्लेख किन्नरों का नहीं किया। पर जब लौटे तब उनको दिखाई दिया कि किन्नर वहीं उन बैठे हुए वनवास काट रहे हैं। तब उन्होंने वरदान दिया था कि आप लोगों के घर जाके उनको जो भी आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद पूरा होगा। तो जब हम लोगों के घर जाते, नई दुल्हन जब आती है तो उसकी नज़र उतार के पैसे हम ले लेते, फिर अपना एक सिक्का हम दांत में दबा के दे देते हैं। तो जब दांत में दबाते हैं तो हमारी उसकी जितनी भी बलाएं हैं वो हमारे साथ चली जाए, और उसके हमेशा पैर की मिट्टी हमारी हम उसके झोली में डाल देते हैं कि उसके झोली में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो हम आपके घर आते हैं, आप हमें पैसा देते हो, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे पैसे के लिए आते। हम आपके घर में जो गंदगी है या फिर बला है वो सब लेके जाने के लिए आते हैं, और हम आपको सुख देके जाते हैं। तो लोगों का जो प्रॉस्पेक्ट, आज भी लोगों की सोच है कि नहीं ये सिर्फ पैसे के लिए आते हैं और पैसे का डिमांड करते हैं। तो आज मुझे बताइए कि 1000 घर एक कॉलोनी में है, और 1000 घर में हम हर घर पे क्यों नहीं जाते? जहाँ बच्चा होता है वहीं जाते हैं, और जहाँ बच्चा नहीं होता है वहाँ पे भी जाते हैं उस औरत को आशीर्वाद देने की कि उसको बच्चा हो, उसको सुख प्राप्त हो, उसके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो चीज़ें हम लोग मतलब संस्कृति जो चलती आई हैं किन्नरों की। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक बात हुई थी, मैं बताऊं, कटरा में। तो हम लोग दिवाली का बाज़ार मांग रहे थे, तो एक दुकानदार ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे बाप ने छोड़ के गया था यहाँ पे? तो कितना बुरा लगा होगा, वो वर्ड बहुत पिंच कर गया कि बाप ने छोड़ गया और तेरे कमा के, तो वर्ड पिंच हो गया। तो स्टॉप, No, it's okay. अब इमोशनल नहीं हो। हो गया. Let me just wipe क्योंकि camera will come that side ना. कोई बात बुरा लगा, सॉरी। बुरा नहीं लगा मैम. हाँ, चलिए स्टार्ट करिए. पहले आप पानी पीजिए। थी तो उस वक्त हम दिवाली का बाज़ार लगा था, तो दिवाली का बाज़ार मांगने एक दुकान पे गई कि ला भैया दीपावली है, खुशी का दिन है, ला हमें भी कुछ दे दे, दीपावली हम भी खाए मीठा बना के घर में। तो उसने 50 रुपये दिए। मैंने कहा 50 रुपये नहीं लूँगी, 100 रुपये दे दे भैया, देख इतना महंगाई बढ़ रही है, तू भी जानता है महंगाई बहुत बढ़ चुकी। तो उसने कहा कि तेरे बाप ने कमा के रखा है यहाँ पे, मैं जो दूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, ना दे तू मुझे, ना तो मुझे दे, ना मैं तुझसे लूँ, ऊपर वाला देख लेगा तुझे। और मैं आगे निकल गया, मैंने कोई अनाप शनाप नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। 3 दिन, मतलब एक हफ्ता नहीं बीता तो उसका भाई मुझे ढूंढते हुए घर आया, कहने लगा कि गुरुजी मेरे भाई से गलती हो गई कि उसने आपको अनाप शनाप बोला, उसको पूरा लकवा मार गया है, तो आप 100 नहीं, आप 1000 रुपये लो, 1100 लो, 2100 लो, जो आप बोलो मैं पैसा दूंगा। अब मैंने कहा अब मैं पैसा नहीं ले सकती, तुझे अगर तेरे भाई को ठीक करना है तो मैं माँ काली की भक्त हूँ, तू जा माँ काली को 5 मंगलवार कर, और वहाँ प्रसाद चढ़ा, भोग उसको लगा, और उसको मना, तेरा भाई ठीक हो जाएगा। 5 तो उसने 3 मंगल किए, चौथे मंगल पे उसका भाई ठीक होके अच्छे से, फिर जब मैं होली पे गई तो उसने खुद होके 100 रुपये निकाल दिए, ले जाओ गुरुजी। तो हम दिल से किसी को बद्दुआएं नहीं देते, पर कोई कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो पिंच कर जाता है, अंदर दर्द होता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। आप जब हम आपके माँ बाप ने निकालते, आप हमारे माँ बाप क्यों निकालते हो? क्योंकि मेरे माँ बाप आपके पास मांगने नहीं आ रहे हैं, मेरे माँ बाप आपसे कुछ लेने नहीं आ रहे हैं, हम लेने आ रहे हैं।
हमारा भोग हम भोग रहे हैं, जो हमारे पिछले जन्म का, कहते हैं कि पिछले जन्म का कुछ था जो मुझे देना है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे 7 जन्म नहीं, 7 करके हर जन्म मुझे हिजड़ा दे, क्योंकि बहुत अच्छी ज़िंदगी हिजड़े की। ना किसी उसको किसी का लालच, ना किसी प्यार का मोह, ना किसी दुनिया से लेना देना। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। आए थे पहन के कुछ नहीं था, जाते वक्त भी पहन के कुछ नहीं जाएंगे। तो ऐसी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, एक मोह माया से बाहर है। ना कोई पारिवारिक टेंशन, ना कोई बीवी का टेंशन, ना कोई पति का टेंशन, ना कोई बच्चों का टेंशन। हंस खेल के ज़िंदगी जियो और पब्लिक के बीच में रहो। आज अगर आप कटरा बाज़ार जाओगे, कटरा बाज़ार में पूछोगे अमृता गुरु कैसी है, तो लोग आज, पहले शुरू में बात नहीं करते थे, आज गुरुजी नमस्ते, कैसे, ठीक है, अप्पी कैसे हो, ठीक है। मैं मुस्लिम के दरगाह पे जाती हूँ, वहाँ पे उरुस था, कवाली थी, कमाया वहीं से था जजमान से, चांदी का मुकुट मैंने चढ़ा दिया वहाँ पे। तो आज तक उस बाबा को किसी ने ताज नहीं लगाया था, अमृता ने, गुरुजी ने ताज लगाया। मैंने नहीं ताज लगाया, पूरे जजमान ने ताज लगाया है उनको, पूरे कटरा बाज़ार में रहने वाले लोगों ने ताज लगाया, क्योंकि कमाई वहीं से की थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला वो है, देने वाला वो है। तो जब तक हम नियत ये नहीं रखेंगे कि मैं अगर आपके घर से पैसा मांग के ला रही हूँ तो वो मैं अपने लिए ला नहीं रही हूँ, उसमें से कभी किसी बच्चे के लिए जा रहा है, किसी बच्चे के मदद में जा रहा है। मैं हर महीना HIV पॉजिटिव होम है गुजरात में, वहाँ बच्चों को मैं पैसा भेजती हूँ। फिर मस्जिद में वहाँ पे जो हाफिज जी हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, उनके तनख्वाह के लिए देती हूँ। वहाँ मदरसा में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ने के लिए देती हूँ। मंदिर में भजन हो रहा है, उसमें दे रही हूँ। किसी की बेटी की शादी है, कोई आता है कहता है कि गुरुजी साड़ी और कपड़े, साड़ियाँ दे देती हूँ, बर्तन दे देती हूँ। जहाँ जितना हो सके राशन से लेके हर चीज़ से मदद करती हूँ। तो वो मेरा नहीं है, और वो पुण्य के हकदार मैं अकेली नहीं हूँ। जिन्होंने वो मुझे दिया है वो सब उस पुण्य के हकदार हैं जी। क्योंकि पुण्य कमाना मेरा हक नहीं है। मैं तो एक, ना मेरा कोई है, ना आगे है ना पीछे है कोई रोने वाला। तो लावारिस आई हूँ, लावारिस जाऊंगी ज़िंदगी में। तो लावारिस जाने से अच्छा है, मैं ये सोचती हूँ कि लावारिस कंधा ना जाए, कंधे देने वाले कम ना हो ज़िंदगी में। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना मैं रिश्ते बनाऊँ, रिश्तों को निभाऊँ, उतने कंधे मेरे ज़्यादा रहेंगे। और आज तक जिन जिन स्टेट्स में मैंने काम किया, जिनको मैंने भाई बनाया, बहन बनाया, या फिर मेरे माँ बाप बने, आज भी उनको रेगुलर हफ्ते में फ़ोन, हर त्यौहार पे फ़ोन, रक्षाबंधन पे राखियाँ जाती है भाइयों की। तो वो प्यार और वो बॉन्ड बनाना, ये हर किसी की बस की बात नहीं। और आज जनरल पॉपुलेशन में आप अगर देखोगे तो कम्युनिटी सिक्के के साथ चलती। आपने कहा सिक्का, कम्युनिटी तो हमें, आपको ब्लेसिंग ही तो दे रही है सिक्का देके, और वो आपके सारे दुख ले जाती है, और हमेशा आपके झोलियों में सुख के सिवा वो कभी किसी को, लाख कोई गाली दे, लाख कोई कुछ कह दे, पर आप उस किन्नर को कहो, उसके माँ बाप को मत कहो, क्योंकि जब माँ बाप की बात आती है तो अच्छा इंसान बुरा हो जाता है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। अभी आप जब ये सारी बातें बता रही थी तो आपने देखा कि मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों की बलाएं ले लेती हैं और उनको खुशियां दे देती हैं। यही कुछ बातें हैं कि शायद समाज आधे अधूरा सच के साथ जीना चाहता है, और जो सच उनको जिस समय पे अपने लिए सही लगे वो उसी को अपनाना चाहता है। ये सब मानते हैं कि आप दुआएं दे के जाती हैं, ये सब मानते हैं कि आपकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर ये कोई नहीं समझ रहा कि शायद आप में ईश्वर का वास है, और इसीलिए शायद आप दुआ बद्दुआ नहीं दे रही हैं, आपके माध्यम से उनके घर में खुशियां आ रही हैं। हाँ, ये तुमने सच कहा कि लोगों
हमारे अंदर ईश्वर है या फिर कुछ नहीं, हमारे अंदर ईश्वर नहीं है। हाँ, ईश्वर की तपस्या का फल है हमारे पास, जो हमारे बुजुर्ग ने किया था, जो परंपराएं चलती आती है ऋषि मुनियों में, गुरु परंपरा, गुरु चेला परंपरा जो है, उसी परंपरा में हमें वो दीक्षा में आती हैं। गुरु का जब आंचल आता है तो उसमें आ जाती हैं। और ठीक है, लोग हमें दुखाएं, लोग हमें ये करें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप सच्चाई के साथ चलना सीखो। आपको अगर कम्युनिटी आके, अगर हिजड़ा आके आपके घर पे बधाई मांग रहा है, 11,000 मांग रहा है, तो आपको देने में बुरा लग रहा है 11,000। पर वही जब आप बारात लेके गए हो रात में, तो लड़की के बाप को कितना सताते हो, इसका नेक लाओ, उसका नेक लाओ, अरे ये नहीं था, मसाला नहीं था, पनीर ऐसा था, पनीर वैसा था, कितनी बेइज्जती करके आते हो। तब तो आप उस लड़की के बाप के बारे में नहीं सोचते हो कि उस बाप ने कैसे कैसे करके इकट्ठा करके तुम्हें तिलक दिया। दहेज प्रथा बंद है, हम कहते बंद है सरकार की नज़र में, पर आज हर कोई दहेज लेके आता है। तब तो तुम नहीं सोचते हो, तो फिर तुमसे 11,000 मांगने पे क्यों बुरा लगा तुमको? और तुम तो अपने जेब से तो दोगे नहीं, जो तिलक लेके आ रहे हो, जो नेक लेके आ रहे हो, उसी में से तो दे रहे हो। दे तो रहे मेरे बाप का ही, मेरी बिटिया जो ला रहे हो उसी का तो दे रहे हो तुम। बिल्कुल, बहुत ठीक अच्छी है, बात आपने बताई। तब भी आपको दर्द है। आप तिलक 10-10 लाख लो, आप तिलक 20 लाख लो, आप तिलक 40 लाख, गाड़ी लेते हो 4 व्हीलर, लड़का कमाता नहीं, अंगूठा छापते हैं, तब भी गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, तब नहीं सोचते हैं। तो फिर हमारे नेक मांगने पे क्यों सोचा जाता है? एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, पर उसका जवाब आपने बिना पूछे ही दे दिया कि क्या अमृता फिर से इस दुनिया में किन्नर के रूप में जन्म लेना चाहेंगी। पर आपने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल मैं बार बार लेना चाहूँगी। और इस बात से मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक पूरे किन्नर समाज को और पूरे दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि जो हम अपने आप को पूरा समझ रहे हैं, हमसे भी पूरा कोई और है जो अगला जन्म भी इसी रूप में लेना चाहता है। हम किसी लड़की से पूछते हैं कि क्या अगले जन्म में लड़की बनना चाहोगी, तो वो सोचती है। किसी लड़के से पूछते हैं तो वो भी सोचता है। पर यहाँ हमारे साथ अमृता जी बैठी हैं जो कह रही हैं कि वो हर जन्म में यही बन के आना चाहेंगी। ये उनकी सफलता का पूरा सार है जो उन्होंने हमारे सामने इन कुछ लफ्ज़ों में रख दिया है। कई उतार चढ़ाव आए, कई सूरज उगे, कई सूरज ढले, पर आज हमारे सामने एक ऐसा सूरज बैठा है जिसकी रोशनी का तेज बहुत ज़्यादा है। इसी से मैं ये पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगी और आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना इतना अनमोल समय हमें दिया। और हम आशा करेंगे कि आप और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं और काम करें, पर साथ ही साथ अपना बहुत खास ख्याल भी रखें, क्योंकि भारत को और पूरे विश्व को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कॉलेज का, और आपका ये 89.6 FM का धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्लस आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला आपके बिज़ी शेड्यूल से, सब चीज़ों के साथ साथ। और आपने एक बात कही थी कि लाइफ में उतार चढ़ाव हर किसी के साथ आते हैं, सूरज की तेज़ किरणों की तरह हूँ। पर मैं ये कहूँगी कि सूरज की तेज़ किरणों को समझ के मुझे छूने के लिए डरो मत, मेरे पास आओ, बात करो। और मैं ही नहीं, इस समाज में जितने भी किन्नर हैं, आपके बाजू में रह रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, आज कड़ी धूप पड़ रही है, तपोवन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अगर वो आपके यहाँ बधाई मांगने आए या फिर कोई किसी भी चीज़ से आप कहीं रास्ते में मिलो, तो उससे एक स्माइल से बात करो और पूछो कि कैसे हो। यही एक आखिरी मैसेज देना चाहती हूँ कि एक तरह से समानता और रिस्पेक्ट जो कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है वो हमें चाहिए। और जितने भी मेरे कम्युनिटी गोंडा में रह रही हैं या फिर आसपास रह रही है, उनके साथ हंस के बात करिए। आपके दहलीज पे आते हैं, आपके पास ये नहीं है कि वो गुंडा है, नहीं, वो भी प्यार चाहते हैं। आप प्यार से बात करोगे तो प्यार से ही रिप्लाई होता है। जैसे करनी वैसे भरनी कहते हैं, तो वैसे ही जैसे आप प्यार से बात करोगे तो कम्युनिटी भी प्यार से बात करेगी, क्योंकि उनके भी माता पिता है, आपके भी माता पिता है। तो दोनों का इज्जत करो और दोनों को समानता दो। और मुंह बोला कभी नहीं मिलता है, मुंह बोला दहेज नहीं मिला तो मुंह बोला नेक कहाँ से मिलेगा। तो आप
सोच समझ के कम्युनिटी को दीजिए और कम्युनिटी को प्यार कीजिए और कम्युनिटी के साथ हमेशा हंसते खेलते रहें। और आपको स्पेशली थैंक्स, आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे you. साथ मैंने आपको 1-1.5 घंटा पकाया भी है। नहीं, पर ओके, privilege, पकना privilege. बहुत ज़रूरी है। पकोगे तभी तो दुनिया खाएगी, आपका ये पॉडकास्ट पकेगा तभी तो दुनिया चलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।